कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो, मतलब मेल एंड फीमेल। देखो एक इधर। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ बेटा हम लोग पैरेलल में ही स्टार्ट कर रहे हैं 12th। और इस बैच का नाम बहुत ही प्यारा है, तेजस। जैसे कि तेजस वाला जो फाइटर प्लेन होता है उसी स्पीड से हम लोग यहाँ पर सिलेबस करने वाले हैं। और आई होप ये तुम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा जो लोग इस साल 2025 में सीबीएसई 12th देने वाले हैं या फिर जो बच्चे 2025 में देने वाले हैं नीट का एग्ज़ाम। तो इस सीरीज़ के अंदर बेटा जूलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को हम 1 बाय 1 एकदम डिटेल स्टडी लेकर के चलेंगे। और हम यहाँ पर पक्का ध्यान रखेंगे कि कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो। समझ पा रहे हो मेरे बच्चों। तो जूलॉजी में अगर हम 12th की बात करें तो पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। और आज हम इसी चैप्टर के साथ अपनी सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। तो तुमसे मैं यही उम्मीद करूंगी कि सीरीज़ के स्टार्ट से एंड तक साथ बनाए रखना मेरे बच्चों और सपोर्ट प्रोवाइड करते रहना। लगी बात समझ? तो चलो बेटा स्टार्ट किया जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, क्या इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों अपने ही जैसे, समझ पा रहे हो, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी या फिर प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो? री मतलब दोबारा, फोन में रिचार्ज कराते हो ना दोबारा से। प्रोडक्शन मतलब तैयार करना या फिर पैदा करना। समझ पा रहे हो? अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो एनिमल किंगडम के अंदर कई सारे रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लो एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल जैसे कि बडिंग, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, और फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजेनरेशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट, और दोनों फ्यूज होकर के बनाते हैं एक जाइगोट और फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया एक बेसिक पार्ट की व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन बेटा कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और कैसे होते हैं, विविपेरस, मतलब डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस, ठीक है। तो ह्यूमन कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस, ठीक है। एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन केस ऑफ ह्यूमन। लग रही है बात समझ? तो चलो जरा एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ह्यूमन के बारे में 2 पॉइंट लिख लो और जान लो कि ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल है मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। और दूसरी बात ये कैसा है, यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है बेटा। हम मेल और फीमेल को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर देख करके पहचान सकते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। तो ये शो करता है मेरे बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लगी बात समझ? तीसरा यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है एंड ओनली रिप्रोड्यूस वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोड्यूस वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही पिद्दी पॉइंट है, ये क्यों बताए जा रहे हैं। तो ध्यान रखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो लोग नहीं जानते हैं हो सकता है कि पहली बार ये सब चीज़ें सुन रहे हो, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट क्या था कि ह्यूमन कैसा है, विविपेरस है, ठीक है बेटा। ह्यूमन इज विविपेरस,
लगी बात समझ? ठीक है, विवी पैरस, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जब यूनिसेक्सुअल है तो भाई अलग अलग सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, दोनों के जो गैमीट है उनके फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, उस प्रोसेस को स्टडी करेंगे, दोनों गैमीट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, और फिर जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस और पार्चुरेशन तक पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के हम यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो, जब भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। लगी बात समझ? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में किया डिवाइड। पहले को क्या कह देंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। समझ में लगा बेटा? ठीक है, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, या फिर इन्हीं को हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या फ़र्क है? सिस्टम तो पूरा एक है, फ़र्क क्या है? तो देखो, अगर मेल के केस में बात करें तो गैमीट का नाम क्या होता है? स्पर्म। और अगर फीमेल के केस में बात करें तो गैमीट का नाम क्या होता है? ओवम। ठीक है, तो एक्चुअल में ये गैमीट बन कहाँ पर रहे हैं? लगी बात समझ? ऐसा पूरे सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑर्गन, ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर इन गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो बन रहे हैं? तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो प्लेस है उसको कह दिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लगी बात समझ? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, जहां पर होगा उसको क्या बोल देंगे बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी मतलब, और सेकेंडरी के अलावा क्या बोला? एक्सेसरी। समझ पा रहे हो? जो सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स ना हो करके ये गैमीट्स के न्यूट्रिशन में, गैमीट्स को कैरी करने में और भी दूसरे कामों में मदद करेंगे। लेकिन क्या इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। अकेला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कुछ भी नहीं कर सकता अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो। लेकिन भैया मेजर काम किसका है? अगर गैमीट ही नहीं बना तो फिर क्या सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तो गैमीट बना कौन रहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इम्पोर्टेंस इनको दे दी। समझ पा रहे हो? फिर अब उन गैमेट्स को ले जाने में, यानी कि कैरी करने में, या फिर उनके न्यूट्रिशन के लिए, या फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए, या प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए किन की ज़रूरत पड़ेगी मेरे बच्चों? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो एक लाइन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या लिखेंगे? दीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, these organs are involved in the formation of gametes। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इतनी बात समझ में लगी? अब देखो इधर आ जाओ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ये गैमीट्स को बनाने में काम नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है, मतलब सहायता करेंगे। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैमीट फॉर्मेशन, मतलब बनाएंगे नहीं लेकिन गैमीट फॉर्मेशन, बट दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन देंगे, और क्या प्रोवाइड करेंगे? पाथवे और अदर फंक्शन। ठीक है, और अच्छा फंक्शन। लगी बात समझ? ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब बात उठती है कि आखिर
कौन 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 से होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम दो साइड क्यों कर लिए? क्योंकि एक तरफ मेल का लिखेंगे, एक तरफ फीमेल का लिखेंगे। तो इन केस ऑफ मेल व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो टेस्टिस, समझ पा रहे हो, टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल के केस में व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों? दीज आर ओवरीज, ठीक है, दीज आर ओवरीज। अब यहीं पर ध्यान दे लो, टेस्टिस और ओवरीज दोनों के दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, दोनों के दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। टेस्टिस आर पेयर्ड और ओवरीज आर ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्क क्या है? तो टेस्टिस बॉडी कैविटी के बाहर होते हैं, जबकि ओवरीज बॉडी कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे तो डिटेल में सब कुछ बताएंगे। लगी बात समझ? तो ये तो हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलो, तो टेस्टिस के अंदर रीड टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस और सारे के सारी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं, वो सारी की सारी किधर आएंगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। और अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी को छोड़ दिया तो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरा, सर्वेक्स, वजाइना, वल्वा सब किधर आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। लगी बात समझ? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, शिफ्ट करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से और फिर अंदर चलते हुए एब्डोमिनल कैविटी में देखेंगे क्या हुआ, फिर कौन कौन सी ग्लैंड ने ज्वाइन किया, कैसे सीमेन भरा और किस रास्ते से होकर के इजाकुलेशन हुआ। लगी बात समझ? आ जाओ बेटा स्टार्ट किया जाए। तो देखो ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बच्चों, एक ये और एक ये, तो क्या हो गया बेटा? पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर्स हो गए? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हो गए ना। देखो एक इधर एक इधर। दूसरी बात ये कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। लगी बात समझ? और जब मेल फीटस अपनी मदर के वॉर्म में होता है उसी दौरान टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं एक सैक लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक कहते हैं। समझ पा रहे हो? जब मेल फीटस कहाँ था? अपनी मदर के वॉर्म में। समझ पा रहे हो? यानी कि अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है। तो जब वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, किसका लेवल बढ़ता है? टेस्टोस्टेरोन का। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज़ अ मेल हार्मोन, ठीक है। तो क्या होता है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। लगी बात समझ? दूसरी बात भैया, जब एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस नीचे आए होंगे या फिर डिसेंड किए होंगे तो कोई रास्ता होगा, या फिर ऐवे ही उठ के चल दिए बोले अब अपन बाहर जाएंगे? ना ना ना, रास्ता होगा। उस कैनाल का नाम क्या होता है? इंग्विनल कैनाल, ठीक है। चलो बेटा ये तो हो गए टेस्टिस, दीज आर पेयर्ड। अब यहाँ डायग्राम में समझ लो, फिर आगे चीज़ें तुमको लिखवाते हैं, ठीक है। अब टेस्टिस, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। कंपार्टमेंट से रीड टेस्टिस और वासा इफरेंशिया की हेल्प से ये स्पर्म निकलेंगे बाहर। ये वाला स्ट्रक्चर दिस इज द एपिडिडाइमिस, और ये वास डिफरेंस गई वापस कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में, और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएगी। समझ पा रहे हो? और सेमिनल वेसिकल से आने वाली डक्ट को ज्वाइन करेगी और कॉमनली एक डक्ट बनाएगी जिसको कह देंगे इजाकुलेटरी डक्ट। कहाँ पर लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। ये हो गई इजाकुलेटरी डक्ट। फिर दो ग्लैंड और हैं, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। ये भी यहाँ पर रोल प्ले करेंगी सीमेन को बनाने में। और ये यूरेथ्रा से होता हुआ सीमेन पेनिस के थ्रू बाहर एजाकुलेट हो जाएगा ड्यूरिंग द कोइटस। लगी बात समझ? इतना समझ में आया? तो चलो ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं
और यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और कौन होता है बेटा मेल के केस में? टेस्टिस। ठीक है, इतना हमने लिखा। तो देखो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे इसके फीचर्स। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट तो यही है कि टेस्टिस आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। अब तीसरा पॉइंट कि भैया एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है तो फिर कहाँ है? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? स्क्रोटम। ठीक है बच्चों, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम या फिर इसी को स्क्रोटल सैक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ज़रूरत थी? बॉडी कैविटी में जगह नहीं थी टेस्टिस के लिए। टेस्टिस के लिए क्या हो गया? धरना हो गया कि नहीं हम नहीं रहने देंगे, बाहर जाओ बॉडी कैविटी से। ऐसा नहीं है। टेस्टिस में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। कितना? 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक। समझ पा रहे हो? जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। उससे 2-2.5 डिग्री कम कर लो। उतना टेम्परेचर कहाँ का है? स्क्रोटम का। और इतना ही टेम्परेचर फेवरेबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को परफॉर्म करने के लिए। लगी बात समझ? तो जो स्क्रोटम में टेस्टिस आए हैं उनका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। कितना लो? बहुत ज़्यादा लो, एकदम फ्रीज बना पड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज लो। कितना लो बेटा? 2 से लेके 2.5 यानी कि 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल कैविटी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब शेप देखो बेटा, शेप देखो, ओवल शेप। शेप कैसा है? ओवल शेप है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, शेप कैसा होगा टेस्टिस का? तो दिस विल बी ओवल। फिर लेंथ कितनी है? तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। विद कितनी है? चौड़ाई कितनी है बच्चों? तो ये होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर। अब देखो फिर से डायग्राम पे चलेंगे। अब देखो जरा, बाहर की तरफ एक डेंस कवरिंग नजर आ रही है। डेंस कवरिंग नजर आ रही है, तो इस पॉइंट को भी नहीं छोड़ने का बेटा, इसको भी लिखने का। टेस्टिस आर कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। समझ पा रहे हो? डेंस फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है बच्चों, डेंस कवरिंग। ये तो बात हुई। हमें टेस्टिस बाहर से कैसे नजर आ रहे हैं, कहाँ हैं, कैसा शेप है, कैसा साइज है। ठीक है, अब चलेंगे टेस्टिस के अंदर। इंटरनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बेटा आ जाओ जरा बनाते हैं। तो देखो एक टेस्टिस यहाँ पर अपन ने बनाया बेटा। ठीक है, और जब इसके अंदर झांक के देखा तो क्या देखा? कि ये था टेस्टिस और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बक्से थे। क्या थे? छोटे छोटे बक्से, जिनको अंग्रेजी में बोला कंपार्टमेंट्स। ठीक है, क्या बोला? कंपार्टमेंट्स। जैसे एक ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन के कई अलग 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 डब्बे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट। ठीक है, तो देखो ज़रा, इस तरीके से कंपार्टमेंट्स थे इसमें। जब टेस्टिस के अंदर झांक के देखा गया, ये
ध्यान देना बच्चों, ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे हमने 5 बनाए तो 5 ही हैं, नहीं, 250 से 300 कंपार्टमेंट्स हैं। कितने? 250 to 300 कंपार्टमेंट्स आर इनसाइड द टेस्टिस। लगी बात समझ? तो अब ध्यान दो, इन कंपार्टमेंट्स का नंबर कितना है बेटा? 250 से लेकर के 300। और कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लगी बात समझ? इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा सा ध्यान दो। अब हमने कहा कि नहीं, अभी तो हमारा मन नहीं भरा है, अब हम इसके अंदर भी झांकेंगे। समझ पा रहे हो? टेस्टिस के अंदर झांका, कंपार्टमेंट्स थे। अच्छा भाई, कौन है कंपार्टमेंट के अंदर कौन है? तो फिर क्या करा? कंपार्टमेंट के अंदर भी झांका। अब देखो जरा, एक कंपार्टमेंट को उठा करके बनाएंगे। चलो इसको इधर खिसका दिया जाए। ठीक है, चलो भाई, मान लो ये मिला एक कंपार्टमेंट, और ध्यान देना ये क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो 250 से 300 थे। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर 1, 2 या 3, 1 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, तो क्या कहेंगे? 1-3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड, ध्यान देना, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक भी हो सकते हैं एक डब्बे में, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मान लो हमने 1 भी नहीं माना, हमने 3 भी नहीं माने, हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक सुंदर सी और ये और एक दूसरी बना ली भैया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो, अब हमने झांका, हमने देखा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, फिर हमने कहा इसका नाम बताओ। तुम तो हमें दिखाई पड़े, अपना नाम बताओ। तो देखो इसका नाम क्या हो गया बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और कितनी होती हैं? 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर 3 तक होंगी एक डब्बे के अंदर, यानी कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ठीक है, फिर भैया अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, और हमने कहा कि अब इन लोब्यूल के अंदर क्या है, सॉरी इन ट्यूब्यूल के अंदर क्या है ये भी देखेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है ये भी दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। तो देखो, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखा तो एक सेल तो ऐसे ऐसे मिली, एक सेल तो इस तरीके से मिली। ठीक है, और दूसरी सेल इस तरीके से मिली। ये यहीं पर बना रहे हैं, पूरे में होगा, यहाँ पर भी पूरे में होगा। तो जो ग्रीन वाली सेल है ना बच्चों, दिस इज सर्टोली सेल। कौन सी सेल है? सर्टोली सेल। ठीक है, और जो ऑरेंज वाली है, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। लगी बात समझ? ठीक है, यही ध्यान देना, अभी जब स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे तो यही सेल होगी जो क्या करेगी? स्पर्म का फॉर्मेशन। समझ पा रहे हो? ठीक है, इतना तो अंदर था। फिर देखा कि ना जी ना, अभी जिज्ञासा शांत नहीं हुआ है, बीच में तो कुछ नहीं है, कुछ बीच में तो नहीं है। तो देखा कि बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट है ना मेरे बच्चों, इसमें भी सेल्स पड़ी हुई हैं। कौन पड़ा हुआ है? सेल्स, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, लगी बात समझ? तो ये स्पेस कौन सा है बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स हैं उनको कह दिया इंटरस्टिशियल सेल, और इन्हीं का बेहद एडवांस नाम क्या है मेरे बच्चों? लेडिक सेल्स। ठीक है, तो दीज आर लेडिक सेल्स। लगी बात समझ? और लेडिक सेल्स का ही नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या इतनी बात समझ में लगी? इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का समझ में लगा तो तुम बोलोगे हाँ। ठीक है, अब देखो,
अब हमारी पूरी बॉडी को सुरक्षा की आवश्यकता है ना, सुरक्षा चाहिए भैया, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस आकर के अटैक कर देगा, तो क्या टेस्टिस को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनने वाले स्पर्म्स यहीं पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सुरक्षा के लिए कुछ इम्यून सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसको एनसीईआरटी कहती है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या कर रही हैं? सुरक्षा कर रही हैं टेस्टिस की। लगी बात समझ? तो चलो बेटा इनके बारे में लिखा जाए। तो यहाँ पर आ जाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंदर 250 से 300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको क्या कह रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दूसरा पॉइंट, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन है? जल्दी बताएंगे साहब। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, और दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन है बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन है? तो यहाँ पर हैं अपनी लेडिग सेल्स। लगी बात समझ? ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट हैं। सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो अगले पे चलते हैं। तो सेल्स की बात कर लेते हैं बेटा। सेल नंबर 1 स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करेंगी? ये करेंगी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब भाई स्पर्म भी सेल है, उसको भी खाना पीना चाहिए, तो सर्टोली सेल क्या करेंगी? सर्टोली सेल्स, दीज आर द नर्स सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल है बेटा? नर्स सेल्स। और ये प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन किसको? स्पर्म्स को, टू स्पर्म्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लेडिक सेल क्या करेंगी? तो ध्यान देना, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट करती हैं क्या? एंड्रोजन। ठीक है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। ठीक है, चौथी बाई कौन थी? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल ये क्या करेंगी? तो ये करेंगी सुरक्षा किसकी? टेस्टिस की। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। लगी बात समझ? ठीक है, अब ध्यान दो, वापस चलते हैं डायग्राम पे। अब ज़रा सा दो ध्यान और इसको इरेज कर लेते हैं, वापस से पढ़ेंगे और तुमको एकदम झकास समझ में आना चाहिए।
चलो भाई, अब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं बच्चों, और अब बना लिए सपोज स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो ये देखो कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं ना, कंपार्टमेंट, ये बक्से नज़र आ रहे हैं, यहीं पे है ना स्पर्मेटोगोनिया, अंदर बना लिए उसने, स्पर्म बना लिए। तो स्पर्म छोटी छोटी एकदम माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होकर के वासा इफरेंशिया में जाएगा, और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रीड टेस्टिस या फिर रेटेड टेस्टिस, जो मना है बोलो, लेकिन RETE याद रखियो, ठीक है। रीड टेस्टिस से होकर के स्पर्म कहाँ पहुंचा? वासा इफरेंशिया, ठीक। वासा इफरेंशिया से ये एपिडिडाइमस में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एपिडिडाइमस में। अब एपिडिडाइमस में स्टोर रहेगा, एपिडाइमस में स्टोर रहेगा अंटिल द इजाकुलेशन ऑफ सीमेन। लगी बात समझ? और यहाँ पर स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलेगा और उसमें मोबिलिटी आएगी। क्या आएगी? मोबिलिटी आएगी, ठीक है। एपिडिडाइमस ओपन हुई एक स्ट्रक्चर में जो कि एक्सेंड मतलब चढ़ेगी कहाँ? स्क्रोटम से ऊपर जाएगी एब्डोमिनल कैविटी में, और इसको क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। समझ पा रहे हो? कहानी समझो बेटा, कहानी समझने की कोशिश करो। वास डिफरेंस ओवरलूप करती है किसे? यूरिनरी ब्लैडर को। किसको ओवरलूप करती है? यूरिनरी ब्लैडर को और सेमिनल वेसिकल। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स आएंगी बेटा। ग्लैंड नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, ग्लैंड नंबर 2 प्रोस्टेट, और ग्लैंड नंबर 3 बल्बो यूरेथ्रल, जिसमें से सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल आर पेयर्ड ग्लैंड एंड प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड, यानी कि सिंगल ग्लैंड। लगी बात समझ? तो देखो, सेमिनल वेसिकल से आने वाली डक्ट ज्वाइन करेगी और एक कॉमन डक्ट बनाएंगे। अब ध्यान दो, कॉमन डक्ट किसने किसने बनाई? एक तो कौन चला रहा था? वास डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी डक्ट चली आ रही है सेमिनल वेसिकल से। दोनों ने ज्वाइंटली बना ली इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? इजाकुलेटरी डक्ट, जो आगे जाकर के यूरेथ्रा में खुलेगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इतनी बात? तो यहाँ पर जरा सा लिखो, इसी पर लिख लेते हैं। जो सेमिनल वेसिकल है दिस इज पेयर्ड, ठीक है, और जो बल्बो यूरेथ्रल है दिस इज पेयर्ड, और जो प्रोस्टेट है दिस इज सिंगल। लगी बात समझ? तो जहाँ पर भी बेटा तुम लिख रहे हो तो लिख लेना इस चीज़ को कि जो सेमिनल वेसिकल है वही सेमिनल फ्लूइड बनाती है, जो कि 65% सीमेन का फॉर्मेशन करेगी। 65% सीमेन का फॉर्मेशन करेगी, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो रिच होता है किसमें? फ्रक्टोज में। किसमें रिच होता है बेटा? फ्रक्टोज में। लगी बात समझ? और जो प्रोस्टेट है ये स्पर्म मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल, ध्यान से सुनना, जब इजाकुलेशन होने वाला था जस्ट उसके पहले बल्बो यूरेथ्रल अपना सिक्रीशन भेजता है। अब क्वेश्चन फिर से आएगा, क्यों? ऐसा क्यों है? तो देखो, मेल के अंदर पैसेज ऑफ यूरिन एंड पैसेज ऑफ सीमेन इज सेम ओनली एंड ओनली यूरेथ्रा। समझ पा रहे हो? तो जो पैसेज है ना बेटा, उसमें सपोज यूरिन पास हुआ है, और यूरिन का नेचर कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक। अब उस एसिडिक नेचर में अगर सीमेन भेज दिया गया जिसमें कि स्पर्म है, तो स्पर्म की लाइफ को खतरा हो सकता है। लगी बात समझ? तो बल्बो यूरेथ्रल ने जस्ट इजाकुलेशन से पहले क्या भेजा? एक बेसिक लुब्रिकेंट, जिसका नेचर कैसा था? बेसिक या फिर एल्केलाइन। तो यूरेथ्रा में जो एसिडिक नेचर है ना मेरे बच्चों, क्या ये उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। अब भेजो सीमेन, भेजो स्पर्म, उनकी लाइफ पर कोई भी खतरा नहीं है। लगी बात समझ? तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड है ये क्या सिक्रेट करती है? लुब्रिकेंट, और उसका नेचर कैसा होता है? एल्केलाइन, ठीक है। लुब्रिकेंट भेजती है जिसका नेचर होता है एल्केलाइन।
लगी बात समझ इतनी, ठीक है। इन तीनों ग्लैंड्स को याद रखोगे। यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनाए हैं बच्चों, इसको ज़रा सा लिख लो। दिस इज इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, जब टेस्टिस से चलेंगे तो नंबर 1 पर रीड टेस्टिस, फिर 2 वासा इफरेंशिया। अच्छा ग्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम रेड ले लेंगे। पहले टेस्टिस से बाहर निकले तो रीड टेस्टिस, 2 पे वासा इफरेंशिया, 3 पे एपिडिडाइमस एंड देन वास डिफरेंस। इसको बच्चों याद रखना, ठीक है। सबसे पहले जो ग्लैंड ज्वाइन करेगी सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट, और तीसरे नंबर पे जो ज्वाइन करेगा वो बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। यहाँ पर फ्रक्टोज रिच है, फिर जो प्रोस्टेट है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल दें तो क्या होगा। तो भैया मोबिलिटी प्रोवाइड कराना प्रोस्टेट, और स्पर्म में मोबिलिटी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो मेल कैसा हो जाएगा, स्टेराइल मेल, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल बता दिया, एल्केलाइन भेजेगा जिससे कि एसिडिक नेचर ऑफ द यूरिन को क्या करा जा सके, न्यूट्रलाइज करा जा सके। लगी बात समझ। अब यहाँ तक आ गए बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, दिस इज द कॉमन पैसेज ऑफ सीमेन एंड यूरिन, और ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज पेनिस। चलो सब लिखेंगे यहाँ पर, समझ पा रहे हो। और इसका टिप, द टिप ऑफ पेनिस विच इज वेरी सेंसिटिव इज नोन एज ग्लांस पेनिस, समझ पा रहे हो। और ये चारों तरफ से एक लूज स्किन से कवर्ड रहता है जिसको बोलते हैं फोरे स्किन, या फिर इसी को बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। लगी बात समझ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर नॉर्मल केस और स्टिमुलेटेड केस में थोड़ा सा फर्क है, वो ज़रा सा ध्यान दे लो कि कैसे आता है बेटा। तो जो पेनिस है उसमें मिलता है इरेक्टाइल टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू। और इसी टिश्यू में गड़बड़ी होने पर मेल के अंदर मिलता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, समझ पा रहे हो, जिसमें ड्यूरिंग द कॉइटस मेल के अंदर पेनिस का इरेक्शन देखने को नहीं मिलता है बच्चों। देखो सपोज इस तरीके से हमने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, और यहाँ से अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लें और फिर उठा करके सामने से देखें तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि पेनिस के अंदर 2 लेटरल इरेक्टाइल टिश्यू हैं और एक वेंट्रल इरेक्टाइल टिश्यू है। लगी बात समझ। These are 2 lateral erectile tissue and 1 ventral, समझ पा रहे हो। तो अब भैया नाम भी कुछ होगा, अब कुछ नाम भी होगा इनका, तो देखते हैं। तो ये जो 2 लेटरल वाले हैं इनका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और नीचे वाला सिंगल, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और यही इरेक्टाइल टिश्यूज मिल करके फंक्शन प्ले करते हैं पेनिस के इरेक्शन में ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टिमुलेशन। लगी बात समझ। तो ये था बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा, बाय बाय।